प्लीज ज्वाइन, सबका ज्वाइन जल्दी जल्दी करें फिर स्टार्ट करें। So did you see some questions on asymptotic notation? Asymptotic notation में कोई questions देखे? सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हमने सबसे पहले क्या बताया था कि आप किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हो। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यू हैव टू सी द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इनपुट, राइट। देन वी हैव, जब आप अपने एल्गोरिथम को इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज के, एन जो आपका इनपुट साइज है, राइट, उसके टर्म्स में अपने एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन स्टेप्स को लिखते हो तो यू गेट अ फंक्शन व्हिच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द योर एल्गोरिथम किस किस फ्लो में कैसे इसका एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस कैसे रन हो रहे हैं, राइट। देन नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन इज व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम इन थ्री सिनेरियोज कि वर्स्ट केस में कैसा परफॉर्म करेगा, एवरेज केस में कैसा परफॉर्म करेगा एंड बेस्ट केस में कैसा परफॉर्म करेगा। join fast, right? So for that we have a mathematical tool which will give us the performance of the algorithm. सबसे important चीज यहाँ पे क्या मैंने बताई थी कि you have to see for different types of input. आप input के size जो n है उसको जब आप vary करोगे, राइट, आप उसका साइज इनपुट का इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली उसके एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस भी तो चेंज होगी। अगर आपका छोटा एरे है जिसमें आपने सर्चिंग और सॉर्टिंग लगाया, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क फास्टर, राइट। बट इफ यू हैव अ लार्ज साइज ऑफ एरे देन एल्गोरिथम उसका स्पीड या उसका जो टाइम है इट विल टेक मोर टाइम, राइट। So we have to study this change in the performance of the algorithm with respect to the size of input which you are processing, right? जब input size को आप vary कर रहे हैं तो यू हैव टू सी कि आपका एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस में क्या चेंज आ रहा है, इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक मैथमेटिकल नोटेशन दिया है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के थ्रू जो डिस्क्राइब करता है कि आपकी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम कैसे वेरी करेगा जब आप आपका इनपुट साइज आप चेंज करते हो। जब आपका एक इनपुट पर्टिकुलर वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू की तरफ मूव कर रहा होता है तो आपका आपका रनिंग टाइम क्या है एल्गोरिथम का। तो उसको हम तीन तरह से स्टडी करते हैं। हमारे पास थ्री वेज होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, इसी को रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम कहते हैं। एंड वी हैव थ्री नोटेशंस फॉर इट, राइट। yesterday we had seen big O notation and there were two other notations जिसको आपको बोला था एक बार जाके पढ़िएगा। तो big O notation सबको समझ में आया? BCA big O notation क्या है? आपका एक अपर बाउंड दे रहा है आपके एल्गोरिथम के रनिंग टाइम के लिए कि आपका जब आप एल्गोरिथम को एज अ फंक्शन रिप्रेजेंट करोगे एंड यू आर गेटिंग अ फंक्शन जी एन, तो आप बिग ओ ऑफ जी एन जब आप लिखते हो, ऑर्डर ऑफ जी एन इसको बोला जाता है। इट मीन्स दैट योर एल्गोरिथम और योर फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटिंग दिस एल्गोरिथम विल नेवर ग्रो फास्टर देन दिस अपर बाउंड। इसने एक अपर बाउंड दे दिया, इससे फास्ट आपका एल्गोरिथम नहीं ग्रो करेगी, नो मैटर मतलब आप जैसे जैसे इनपुट साइज को वेरी करते हो। इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट कि आपका इनपुट साइज जब आप चेंज करते हो देन यू आर गोइंग टू स्टडी हाउ योर एल्गोरिथम इज परफॉर्मिंग, राइट। So here, order of Gn is equal to Fn, so that there exists there are positive constants C and N naught, right? यहाँ पे आपको कल भी बताया था कि आप ये आपकी कंडीशन है सच दैट कि आपके पॉजिटिव कांस्टेंट सी और एन नॉट है। किस तरह से रिलेशन दिया है कि आपका जो एल्गोरिथम जो एफ एन से रिप्रेजेंट हो रही है, राइट, जो अपने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसके बेस पे हमने देखा था कैसे आप एफ एन डिफाइन करते हो किसी भी एल्गोरिथम का, राइट। इट इज लेस देन इक्वल टू C of Gn for all
n greater than equal to n naught, राइट? ये हमारी कंडीशन है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनपुट एन नॉट के लिए जब आप उसे एक्सीड करते हो, आपका फंक्शन जब उसके आगे मूव करता है, right, then your after that function, after that value n naught, your function fn will not grow faster than some constant multiplied by gn, right? So we had seen it yesterday in the form of a graph also, कि अगर हमारे पास एक फंक्शन fn डिफाइंड है जो हमारे एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन वी कैन फाइंड CGN, राइट? व्हाट इज दिस CGN? ये आपको एक फंक्शन मिलेगा GN, जिसको अगर आप किसी कांस्टेंट C से मल्टीप्लाई करोगे एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनपुट व्हिच इज गिवन बाय n नॉट, राइट? अब आपका जो फंक्शन ये क्या दिखा रहा है पर्पल लाइन, दिस इज शोइंग हाउ योर algorithm function is growing, right? The other blue line is showing your found a function gn जो जो आपके fn के ऊपर अपर बाउंड दे रहा है, कभी fn इसको क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है? दिस व्हेन विल हैपन व्हेन यू आर देयर एग्जिस्ट एक पॉजिटिव कांस्टेंट c भी प्रेजेंट है आपके पास एंड इट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन योर इट इज ग्रेटर देन आपका जब n नॉट को क्रॉस करेगा तो सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू ऑफ n, राइट? This relation will hold, right? So we had seen one example yesterday. इस एग्जाम्पल में किसी को कोई डाउट? सिंपल सा था कि हमारे पास एक फंक्शन दिया है fn equal to 3n cube plus 4n plus 2, right, where your algorithm का रनिंग टाइम ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एंड वी आर गोइंग टू अज्यूम, मान लिए एक हमने मान के चला कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n क्यूब है। एक बार आप अपने से ट्राई करिएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर देखिएगा, ऑर्डर ऑफ n देखिएगा, राइट? आपको कोई ये रिलेशन मेनली आपको देखना है कि योर fn शुड बी लेस देन इक्वल टू cgn। दिस रिलेशन हैज टू होल्ड ट्रू, राइट? अगर आप एक फंक्शन gn हमने मान लिया n क्यूब लिया, हमने अगर फंक्शन अपना gn इक्वल टू सॉरी हमने gn को n क्यूब के बराबर लिया, ये फंक्शन इट इज इक्वल टू n क्यूब, right? So we have to find a constant c and we have to find the value n naught. We have to pick n naught such that this relation is going to hold true. तो आप देखिएगा n आपका n क्यूब जब आप फंक्शन gn लोगे, right, तो you will be able to find the value n naught also and you will be able to find a value c also, and these two values are not always unique, right? जैसे हमने देखा था कि अगर मान लिए हमने हमने c की वैल्यू 9 लेके चली, तो this if you put value of 9 out here, definitely this is going to be आपका फंक्शन fn will be less than equal to 9 n क्यूब, राइट? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एन नॉट की वैल्यू हम एन इक्वल टू 1 भी अगर रख लेंगे तब भी हमारा जो अबव इनइक्वालिटी है इट विल होल्ड ट्रू, राइट? बट यू कैन पिक अदर वैल्यूज आल्सो फॉर सी एंड एन नॉट, राइट? अगर मान लिया हमने सी की वैल्यू थोड़ी छोटी ले ली, वी हैव टेकन इट एज 4, देन वी कैन टेक एन नॉट एज 3 और हायर, एज लॉन्ग एज दिस इनइक्वालिटी इज होल्डिंग ट्रू वी विल से दैट योर फंक्शन इसका जो अपर बाउंड है it will never exceed order of n cube, right? If you see other functions, आप gn को अगर n square और n के बराबर लोगे तो आप this relation, this inequality will not hold true, right? तो एक तरह से आप ये भी देख सकते हो ना, ये n cube कैसा इक्वेशन हो सकता है? मे बी देर आर 3 लूप्स, 3 नेस्टेड लूप्स। तो आप इसके जब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करोगे आप देखोगे भी कि आपका नेस्टेड लूप की वजह से इट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ
n क्यूब, दैट मच ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी आएगी। ठीक है, तो ये हमको एक अपर बाउंड दे रहा है फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ इनपुट, राइट? योर फंक्शन एफ एन इज नॉट गोइंग टू ग्रो फास्टर देन योर सी जी एन, राइट? तो ये हमारा बिग ओ नोटेशन रहता है। देन फॉर लोअर बाउंड वी हैव योर अदर नोटेशन। लोअर बाउंड हमारा किससे दिया था? ओमेगा नोटेशन से, राइट? तो फॉर्मली अगर इसको दे तो आप कह सकते हो कि आपका जो एल्गोरिथम का रनिंग टाइम है, राइट, इससे इससे बेस्ट नहीं परफॉर्म कर सकता है, इससे फास्टेस्ट नहीं कर सकता है, राइट? इट इज गिविंग द लोअर बाउंड हाउ दैट योर एफ एन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी जी एन, राइट? सी जी एन से फास्ट नहीं मूव कर सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बेस्ट जो इसकी परफॉर्मेंस रहेगी दैट विल बी represented by your omega notation, right? Again we have to find a constant c and some value n naught. So for this case it will always lie above cgn. So here it is giving you the lower bound for it कि आपका हमेशा n naught वैल्यू के बाद वो sufficiently large value of n greater than equal to n naught, right? ये आपका n की वैल्यू है greater than equal to n naught, your function fn will give you will always perform better than this cgn. So is it clear? ये आपका ओमेगा नोटेशन रहता है। देन यू हैव योर थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन क्या है कि आपके फंक्शन को एंक्लोज कर देगा फ्रॉम अबव एंड फ्रॉम बिलो, right? Your big O notation was giving the upper bound, your omega notation was giving you the lower bound. This is going to keep the function between your lower and upper bound. So it represents the average case complexity. Analyze कर सकते हैं average case complexity की algorithm की with the help of the theta notation, because it is the case which is lying between your upper and lower bound running time, right? तो आप एक तरह से देख सकते हो कि व्हाट इज द फास्टेस्ट टाइम ऑफ द एल्गोरिथम कैन रन, व्हाट इज द अपर बाउंड फॉर इट, यू कैन सी फॉर इट, एंड हाउ इज इट डिटरमाइंड, हाउ इट इज सीन, आपका फंक्शन डिफाइंड रहता है your theta of gn is equal to, आपको again you have to find two constants here c1 and c2, and similarly there is some value of input n naught for large values of n greater than equal to n naught, right? Your function fn is going to lie between these above and below values, which are represented by c1 gn and c2 gn for all values n greater than equal to n naught, right? It can lie anywhere between c1 gn and c2 gn, right? आप constants की value vary करोगे, आपका आपका जो function है it will be tightly bound, asymptotically tightly bound by the function gn. यहाँ पे सिर्फ आपकी constant की value चेंज हो रही है, राइट? सो हियर हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, अब आपका आपने एक वैल्यू cn रखा, आपने एक वैल्यू gn रखा, राइट? तो इट इज सैंडविच्ड बिटवीन योर c2gn and c1gn. After this particular value n naught for sufficiently large n, right, greater than equal to your n naught, you are able to find this function gn जो आपके एल्गोरिथम के फंक्शन को टाइटली बाउंड कर दे रहा है लोअर एंड फ्रॉम द बिलो, राइट? इज इट क्लियर ऑल दीज थ्री नोटेशंस? तो और कैसे कैसे आपके एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हो सकते हैं? सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड एसिम्प्टोटिक नोटेशन, यू कैन हैव अ कांस्टेंट, राइट? अगर आपका इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द इनपुट है आपके एल्गोरिथम, तो इट विल टेक कांस्टेंट टाइम, राइट? जो हमारा ऑर्डर ऑफ 1 से रिप्रेजेंट होता है। Or if your algorithm is dividing your data every time, right? So it may take your logarithmic time, right? In case अगर जैसे आप linear search की बात करें,
राइट, जिसमें हर एक आपके साइज ऑफ द जो एरे पे है उस पे डिपेंड करता है, जिसमें आप कंपैरिजंस करते हो, तो इट कैन टेक योर लीनियर टाइम, ठीक, ऑर्डर ऑफ एन। देन एन लॉग एन आपके पास रहता है। देन योर इफ यू हैव सम लूपिंग्स, जैसे अभी हमने देखा था एग्जांपल फॉर 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 आई थिंक एडिशन ऑफ एक कांस्टेंट किया था जिसमें हम ऐड करते जा रहे थे वन बाय वन वैल्यूज, तो एंड दैट वाज विद इन नेस्टेड लूप, तो इट विल बी क्वाड्रेटिक, इसका रनिंग टाइम क्वाड्रेटिक रहेगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर रहेगा। तो ये आपके पॉलिनोमियल वाले हो गए, एन स्क्वायर, एन क्यूब, राइट। देन यू कैन आल्सो हैव एक्सपोनेंशियल व्हिच इज गिवन इन द इन पावर ऑफ 2 की पावर n। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी हो सकता है आपका, या इट कैन बी फैक्टोरियल। दिस इज इन द साइज ऑफ, आप ये ऑर्डर किस पे ऊपर करा है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइम इट इज टेकिंग, अगर आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करो तो आपके ये कुछ कॉमनली यूज्ड एसिम्प्टोटिक नोटेशंस रहते हैं। So this is one of the ways we can study the algorithms time complexity, right? Three ways we have got your big O notation, omega notation, and theta notation. Today I will also introduce you your first data structure, which is an array, right? उस दिन हमने थोड़ा array के सारे classification of arrays ये सारी चीजें पढ़ी थी। So we will be starting with some basics of our linear data structure, which is an array. Let me just open the presentation. तो array आप लोगों को समझ में क्या आया था? array किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है? मैम बॉक्स टाइप का ना? array collection of homogeneous मैडम। हाँ, लीनियर सेम टाइप। हाँ, ये आपके जो होमोजेनियस का मतलब है कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए, ऑल द एलिमेंट्स विल फॉर्म अ सीक्वेंस और अ लीनियर लिस्ट, राइट। तो हमने देखा था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या रहता है, लीनियरली आप लिस्ट की तरह मेंटेन होते हैं, एक सीक्वेंस फॉर्म हो रहे होते हैं, और हमारे पास दो तरीके थे इस लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स को मेंटेन करने के लिए, राइट। आपस में जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, लीनियर फैशन में, राइट। तो हमारे पास एक मीन्स है एरे को स्टोर, आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करने का। वन वे इज यू फॉर यू टू कीप अ सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन। आपके पास जितना भी साइज ऑफ एरे आप डिक्लेयर कर रहे हो उतना कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस अवेलेबल होने चाहिए, राइट। उससे हमें फायदा क्या मिलता था, योर एक्सेसिंग इज फास्टर। अगर आपको रैंडमली कोई भी इंडेक्स, हमने देखा था एरे को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सबस्क्रिप्ट और एन इंडेक्स, राइट। एंड द अदर वे जो हमने देखा था, जो लिंक लिस्ट हम आगे पढ़ेंगे, वो आपका पॉइंटर्स के थ्रू था, जहाँ पे सारे नोड्स एक दूसरे से एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है प्रीवियस नोड के एड्रेस पार्ट में रहता था। तो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स और लिंक्स वी आर एबल टू मेंटेन दिस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, राइट। जो ऑपरेशंस हम देखते हैं linear data structure पे, they are your traversal, they are your searching, they are your insertion, deletion, sorting and merging. These are the some common operations which are performed on linear data structure. Traversing की बात करें तो पहले भी हमने बताया था कि आप हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करो, राइट, एक्सेस करो, राइट, दैट विल बी योर ट्रैवर्सल। सर्चिंग की बात करी जाए तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ वैल्यू और अ की, राइट। वैल्यू क्या हो सकती है कि जो आप उसमें उसमें डेटा रख रहे हो, या आप उसके की के थ्रू निकाल सकते हो। इन केस ऑफ एरे योर की कैन बी द सबस्क्रिप्ट और योर इंडेक्स नंबर, right? Then we have insertion where you can add a new element to the array. Then you have deletion, right? You have sorting where you can arrange the elements in some particular order, या आपका order increasing, decreasing, right? Numbers के base पे आप sort कर सकते हो, alphabetically कर सकते हो, right? So we have these operations there, or we also have merging where we can combine two lists into a single list. तो डिपेंडिंग अपॉन आपके पास दो चीजें हैं, आप जो भी एल्गोरिथम यूज कर रहे हो या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट ऑपरेशंस you can use any of the linear data structures. And the most common data structure is your linear data structure, जो आपका सबसे common होता है वो linear array रहता है, right? And it is very simple to your perform the operations of traversing, searching, sorting, right, as all the elements are stored at contiguous memory location, right? तो आपके पास अगर
n होमोजेनियस एलिमेंट्स हैं, राइट? किस तरह से कि आपके पास एक इंडेक्स सेट है कंसिस्टिंग ऑफ योर n कंसेक्यूटिव नंबर्स, राइट? हम एरे के इंडेक्सेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय अ सबस्क्रिप्ट नोटेशन a1, राइट? a2, a3. In this way, we can represent the individual elements, right? How they will be stored in the memory? ये इसका इंडेक्स 1 हो सकता है, ये इसका इंडेक्स 2 हो सकता है, ये इसका इंडेक्स 3 हो सकता है, राइट? एट दिस इंडेक्स यू कैन बी स्टोरिंग द वैल्यूज, राइट? यहाँ पे आपने मान ली 10 स्टोर करा, यहाँ पे 4 स्टोर करा, यहाँ पे आपने 6 स्टोर करा। तो अगर हम A3 की बात करें तो A3 क्या होगा? इट्स वैल्यू विल बी 6, राइट? और वी कैन ऑल्सो शो इट एज A3, राइट? फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे जो आपके रहते हैं, कितने एलिमेंट, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर साइज ऑफ द एरे। हाउ इट इज गिवन बाय? इट इज गिवन बाय अपर बाउंड माइनस द लोअर बाउंड प्लस 1। जैसे यहाँ पे आपका 3 है, 3 माइनस 1 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो आपका एरे साइज क्या हो गया? 3 एरेज, 3 एरेज का हो गया। देन दिस इज अ स्मॉल कोड, आप इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। यू ऑल्सो हैव द सब्जेक्ट ऑफ सी, राइट? सी प्रोग्रामिंग आप लोग पढ़ लें, पढ़ लेना आप लोग BCA। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये कोड समझ में आ रहा है? सिंपली आपने क्या करा है, stdio.io को आपने, अच्छा, एवरीवन हैज बीन एबल टू सेट अप द सी प्रोग्रामिंग, जो सेटअप है आपके पास, सबके पास है? अगर आप मतलब ये कोड हो तो यू कैन ट्राई एट योर एंड। इस कोड को ट्राई करिएगा, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। यू ऑल्सो हैव योर लैब हियर। तो हाउ वी कैन डिक्लेयर एन एरे एंड सिंपली ट्रैवर्स इट। एक तरह से ट्रैवर्सिंग ही तो हो रही है कि आप प्रोसेस कर रहे हो उसके एक एक एलिमेंट को। तो हमने क्या करा है, stdio.io आपने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है, राइट? विद इन दैट वी हैव देन वी हैव 2 मेथड्स। एक आपका मेन मेथड है, राइट, विच विल बी कॉल्ड फर्स्ट। विद इन दैट मेन मेथड हमने एक मेथड कॉल करा है प्रिंट एरे का, राइट? ये प्रिंट एरे मेथड क्या कर रहा है, सिंपली इस एरे के एलिमेंट्स की एक एक वैल्यू को डिस्प्ले करेगा आपके कंसोल पे, right? So we have declared an array of size A10, 10 एलिमेंट्स हैं, राइट? हम फिर इसको एक एक एलिमेंट को लूप करते हुए वी आर असाइनिंग सम वैल्यूज टू इट, राइट? तो आपका 10 साइज का एरे बनेगा, राइट? और किससे इंडेक्स हम कर रहे हैं? 0 से कर रहे हैं, 0 1 2 3। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हमने इसकी वैल्यू 0 डाल दी, सेकंड वैल्यू 1 डाल दी, दूसरी एलिमेंट की 2 डाल दी, इस तरह से। तो you will be then what we are doing, we are just printing these elements of the array। तो इस कोड को आप ट्राई करिएगा एंड प्लीज यूज द बुक। ये जो कोड है इट इज अवेलेबल इन द बुक डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी, जो शॉम सीरीज की बुक आपको बताइए। फ्रॉम नेक्स्ट टर्न ऑनवर्ड्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट, हम एल्गोरिथम्स डिस्कस करेंगे जो आपको स्टेप्स बताएंगे और उसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा सी में, ठीक है? आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ ले, अगर कहीं पे दिक्कत आए तो यू कैन आस्क, बट ट्राई एंड इम्प्लीमेंट। विल बी डिस्कसिंग द एल्गोरिथम हियर कि क्या उसमें स्टेप्स है, फिर उसको अपने लेवल पे आप सी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। इज इट ऑल राइट? देन हाउ योर लीनियर एरेज आर रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी। मेमोरी में हम कैसे इसको स्टोर कर सकते हैं? जैसे आपके ये मेमोरी सेल्स हैं, राइट, डिफाइंड बाय 200 201 202 203, राइट? नॉर्मली जो आपका इंटीजर डेटा टाइप रहता है फॉर केस ऑफ सी, इट टेक्स 4 बाइट्स। ये मैं आपको उस दिन बता रही थी, अगर 3 साइज का एरे है और इंटीजर टाइप का है, हर एक एलिमेंट 4 बाइट लेगा। तो हाउ मेनी मेमोरी सेल्स यू विल रिक्वायर इन टर्म्स ऑफ बाइट्स? आपको 12 बाइट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, राइट? And how we are able to access the elements randomly? We are able to access the elements randomly with the help of your index number or indexing। मान लिए हमें फाइंड करना है लोकेशन ऑफ सम, आपका एरे है LA, राइट?
इसके kth एलिमेंट का एड्रेस हमें निकालना है। योर लॉग LAK रिप्रेजेंट्स द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट LAK ऑफ एरे LA, राइट। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होने का क्या फायदा है कि अगर हमें बेस एलिमेंट, आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है, आपको बेस एड्रेस पता है अपने एरे का, तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो आपका साइज ऑफ वर्ड्स है, जो नंबर ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड है पर मेमोरी सेल, राइट, आप उससे मल्टीप्लाई करो, क्या करो, जो आपको इंडेक्स निकालना है माइनस द लोअर बाउंड। मान लिया हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड द लोकेशन, हमें एड्रेस निकालना है लॉग, एक हमारे पास एरे है LA, ये हमारा एरे है, इसके 1932 एलिमेंट का, 1932 नहीं 1933, जो हमारा सेकंड एलिमेंट है उसका निकालना है। दिस इज 1933, राइट। तो हम इसका एड्रेस कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली जो आपका बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस क्या है, हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम योर फर्स्ट एलिमेंट इज 1932, इसका बेस एड्रेस क्या है, इसका बेस एड्रेस है 200, राइट, प्लस साइज ऑफ इंटीजर, राइट। यहाँ पे इंटीजर के केस में क्या रहता है, 4 बाइट्स रहता है, मतलब ये जो आपके जो 4 सेल्स हैं, दे विल बी यूज्ड फॉर नंबर ऑफ वर्ड्स, आपके 4 वर्ड्स पर मेमोरी सेल रिक्वायर्ड है फॉर स्टोरिंग एन इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, तो यू मल्टीप्लाइंग इट बाय 4, राइट। और केथ इंडेक्स है हमारा, इंडेक्स हमारा है 1933, राइट, माइनस द लोअर बाउंड, लोअर बाउंड हमारा क्या है 1932, जो हमारा फर्स्ट एड्रेस भी है। तो व्हाट यू विल गेट, आपके पास आ जाएगा 204, राइट। तो अगर आपको इस तरह से रैंडम एक्सेस आप कर सकते हो कोई भी एलिमेंट का, अगर आपको बेस एड्रेस पता है, राइट, यू नो दैट योर फर्स्ट एलिमेंट्स एड्रेस जो आप स्टोर करा रहे हो वो 200 लोकेशन से कर रहे हो, और आपको अगर सबस्क्रिप्ट की के लिए निकालना है तो सिंपली यू टेक द बेस एड्रेस एंड यू मल्टीप्लाई इट बाय नंबर ऑफ वर्ड, मतलब उसमें ऐड करिए नंबर ऑफ वर्ड्स पर सेल जहाँ पे 4 हैं, और यू मल्टीप्लाई इट बाय द इंडेक्स जिसका आपको लोकेशन निकालना है माइनस द लोअर बाउंड, राइट। इस फॉर्मूले से, इसके थ्रू यू विल बी एबल टू, सिंपल है, क्यों ऐसे हम कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एज एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, राइट। देन अगर आपने थोड़ा सा सी में अभी पढ़ा हो, देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। मान लिया हमें इस एड्रेस को प्रिंट करना है, राइट, वी हैव टू प्रिंट दिस एड्रेस। तो आप इसको अगर सी में इम्प्लीमेंट करोगे तो कैसे करोगे, अगर हमें सिंपली अभी देखा था वी वर ट्राइंग टू प्रिंट द एरे, राइट, नाउ वी आर आल्सो ट्राइंग टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द लोकेशन, तो वी हैव एन ऑप्शन ऑफ एम्परसेंड, हम एम्परसेंड xi लगाते हैं, दिस विल रिटर्न अस द एड्रेस ऑफ एनी लोकेशन xi, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं परसेंटेज डी, तो आपकी वैल्यू xi प्रिंट करेगा। ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट्स एड्रेस, कोई भी सी में कोई एलिमेंट का अगर आपको एड्रेस निकालना है तो वी यूज द एम्परसेंड साइन, तो उसी उसी वेरिएबल का, जो भी आपका वेरिएबल है उसी का एड्रेस रिटर्न करेगा। तो दिस वे योर linear arrays are represented in memory. Just let me mark your attendance. तो अब अभी आपको समझ में आया कि मेमोरी में हम कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं फॉर एन एरे डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे हमने रख दिया है, राइट। और अगर हमें बेस एड्रेस पता है आपके एरे का, तो आप कोई भी kth इंडेक्स के लिए, कोई भी kth सबस्क्रिप्ट के लिए यू कैन फाइंड इट्स लोकेशन इन मेमोरी, राइट, एंड दिस वे यू कैन ऑलवेज
access any element directly without having to traverse the entire list. आपको पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है, कोई भी लोकेशन के एलिमेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट ऑन वी विल बी स्टार्टिंग विद वन वन एक एक एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे। एल्गोरिथम क्या मतलब जो आपके स्टेप्स हैं फॉर परफॉर्मिंग द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, जो आपके 3-4 ऑपरेशंस हमने डिस्कस करे हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट। तो थोड़ा-सा एरे डेटा स्ट्रक्चर पढ़िएगा और इसका ऑपरेशंस थोड़ा सी भी साइड बाय साइड रखिए, देखते रहिए कि कैसे हम इस चीज़ को सी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल नाउ? अभी तो काफ़ी बेसिक एक डेटा स्ट्रक्चर बस बताया है। इनके जो ऑपरेशंस हैं इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल, इसको हम थोड़ा नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मैम। समझ में आ रहा है यहाँ तक का? थोड़ा इसको देख कर आइएगा। एंड आई विल सी अगर आपकी क्लास विल बी एट अराउंड दिस टाइम, तो इसको थोड़ा-सा देख कर आइएगा, देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द basic operations and we'll also try to see उसकी in terms of time complexity and all these things how that operations are performing, right? So please go through it. If any problem in asymptotic notation or linear array से आज तो simple सा बताया है या इसका C implementation में then please come back in the next मतलब कल के क्लास में आप पूछिएगा। Is it all right? Should we end the class? किसी को कुछ पूछना हो? थोड़े asymptotic notation के questions लगाइएगा, कल भी आपको बोला था। Okay, I'm ending the class now. If there is any query, please come tomorrow.